किसी राज्य में चुनाव से पहले एक अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद उस राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। खास बात यह है कि आम मतदाता जानता तक नहीं कि आखिर आदर्श आचार संहिता किस चीज़ का नाम है। ऐसे में बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इसे कौन लागू करता है, इसके नियम कायदे क्या हैं, इसे लागू करने का मकसद क्या है। इनके अलावा इस मुद्दे से जुड़ी कई और जिज्ञासाएं भी हैं जिनके बारे में हर जागरूक मतदाता जानकारी लेना चाहता है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता आखिर क्या है। मुक्त और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनावों को एक उत्सव जैसा माना जाता है और सभी सियासी दल और वोटर्स मिलकर इसमें हिस्सा लेते हैं। चुनावों की इस आपाधापी में मैदान में उतरे उम्मीदवार अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए सभी तरह के हथकंडे आजमाते हैं। ऐसे माहौल में सभी उम्मीदवार और सभी राजनीतिक दल वोटर्स के बीच जाते हैं। ऐसे में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को रखने के लिए सभी को बराबर का मौका देना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन आदर्श आचार संहिता इस चुनौती को कुछ हद तक कम करती है। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही यह लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। दरअसल ये वो गाइडलाइंस हैं जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है। इनका मकसद चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाना तथा सत्ताधारी राजनीतिक दलों को गलत फायदा उठाने से रोकना है। साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना भी आदर्श आचार संहिता के मकसदों में शामिल है। आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आचरण और व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है। यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी और विकसित हुई है। सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करें और क्या ना करें। 1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने को कहें और कमोबेश ऐसा हुआ भी। इसके बाद से लगभग सभी चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन कमोबेश होता रहा है। गौरतलब यह भी है कि चुनाव आयोग समय समय पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता है ताकि इसमें सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे। अब सवाल उठता है कि आदर्श आचार संहिता की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक ज़माना था जब चुनावों के दौरान दीवारें पोस्टरों से पट जाया करती थीं। लाउड स्पीकर्स का शोर थमने का नाम नहीं लेता था। दबंग उम्मीदवार धन बल के जोर पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। चुनावी वैतरणी पार करने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा खुलकर लिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग करने और बैलेट बॉक्स लूट जैसे घटनाएं आम थीं। सैकड़ों की संख्या में लोग चुनावी हिंसा के दौरान हताहत होते थे। तब चुनावों में शराब और रुपए बांटने का खुला खेल चलता था। ऐसे हालातों में आदर्श आचार संहिता रामबाण तो नहीं, लेकिन आशा की किरण बनकर जरूर सामने आई। अब कहीं पर भी चुनाव होने पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और इसका सबसे बड़ा मकसद चुनावों को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना होता है। इसके अलावा समय से पहले विधानसभा का विघटन हो जाने पर भी आदर्श आचार संहिता में प्रावधान किए गए हैं। इनके तहत काम चलाऊ राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य के संबंध में किसी नई योजना या परियोजना का ऐलान नहीं कर सकती। चुनाव आयोग को यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोम्मई मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले से मिला है। 1994 में आए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काम चलाऊ सरकार को केवल रोजाना का काम करना चाहिए और कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से बचना चाहिए। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल कि आदर्श आचार संहिता की विशेषताएं क्या हैं। भारत में होने वाले चुनावों में अपनी बात वोटर्स तक पहुंचाने के लिए चुनाव सभाओं, जुलूसों, भाषणों, नारेबाजी और पोस्टरों आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता के तहत क्या करें और क्या न करें की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। लेकिन हम उन्हीं मुद्दों की बात करेंगे जो आदर्श आचार संहिता को इतना अहम बना देते हैं। वर्तमान में प्रचलित आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सामान्य आचरण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारों और प्रशासन पर कई तरह के अंकुश लग जाते हैं।
सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरा होने तक निर्वाचन आयोग के तहत आ जाते हैं। आदर्श आचार संहिता में रूलिंग पार्टी के लिए कुछ खास गाइडलाइंस दी गई हैं। इनमें सरकारी मशीनरी और सुविधाओं का उपयोग चुनाव के लिए न करने और मंत्रियों तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा अनुदानों, नई योजनाओं आदि का ऐलान करने की मनाही है। मंत्रियों तथा सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार करने की इजाज़त भी नहीं होती। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकते। इनके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी की प्राइवेट लाइफ का जिक्र करने और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली कोई अपील करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा चुनाव सभाओं में अनुशासन और शिष्टाचार कायम रखने और जुलूस निकालने के लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं। किसी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है और इसकी जानकारी निकटतम थाने में देनी होती है। हेलीपैड, मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुछ उम्मीदवारों का कब्जा नहीं होना चाहिए। इन्हें सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मुहैया कराया जाना चाहिए। इन सारी कवायदों का मकसद सत्ता के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाकर सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देना है। अब देखते हैं कि आदर्श आचार संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या नज़रिया है। इस मुद्दे पर देश की आला अदालत भी अपनी मुहर लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस बाबत 2001 में दिए अपने फैसले में कह चुका है कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू माना जाएगा। इस फैसले के बाद आदर्श आचार संहिता के लागू होने की तारीख से जुड़ा विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद जहां चुनाव होने हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। यह सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों तथा संबंधित राज्य सरकारों पर तो लागू होती ही है, साथ ही संबंधित राज्य के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होती। सी विजिल के जरिए चुनाव वाले राज्यों में कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिए उल्लंघन के दृश्य वाली केवल एक फोटो या अधिकतम 2 मिनट की अवधि का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे अपलोड करना होता है। उल्लंघन कहाँ हुआ है इसकी जानकारी जीपीएस के जरिए ऑटोमेटिकली संबंधित अधिकारियों को मिल जाती है। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखते हुए रिपोर्ट के लिए यूनिक आईडी दी जाती है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो एक निश्चित समय के भीतर कार्रवाई की जाती है। यह तो बात हुई इस ऐप के फायदों की, लेकिन हम सब यह जानते हैं कि नफ़े के साथ नुकसान भी जुड़ा होता है। इसी के मद्देनज़र इस ऐप के गलत इस्तेमाल को रोकने के भी इंतजाम किए गए हैं। यह ऐप केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में काम करता है। तस्वीर लेने या वीडियो बनाने के बाद यूजर्स को रिपोर्ट करने के लिए केवल 5 मिनट का समय मिलता है और इसमें पहले से ली गई फ़ोटोज़ या वीडियो अपलोड नहीं किए जा सकते। हाईटेक होने की दौड़ में सी विजिल ऐप के अलावा चुनाव आयोग ने कई और एडवांस तकनीकों को अपनाया है। इनमें नेशनल कंप्लेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड कॉन्टैक्ट सेंटर सुविधा, सुगम इलेक्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और वन वे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट आदि शामिल हैं। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता तथा अन्य उपायों के जरिए चुनावों को निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है और इसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत जैसे बड़े देश में चुनावों को केवल आदर्श आचार संहिता के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे की राह क्या हो। वैसे देखा जाए तो आदर्श आचार संहिता में सब कुछ चमकीला ही दिखाई देता है, लेकिन यह देखने में आया है कि इसके लागू हो जाने के बाद 1.5-2 महीने तक सरकारी कामकाज लगभग ठप पड़ जाते हैं। बार बार होने वाले चुनावों के कारण प्रशासन तो प्रभावित होता ही है, भारी मात्रा में पैसे की भी बर्बादी होती है। हमारे देश में साल भर कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, इसलिए 1999 में विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में देश भर में एक साथ चुनाव करने की सिफारिश की थी। अभी कुछ समय पहले भी विधि आयोग देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर ड्राफ्ट पेश कर चुका है। इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि सभी राजनीतिक दल आपसी सहमति बनाकर अपने मेंबर्स के लिए एक आदर्श आचार संहिता तैयार करें, जिस पर विधानमंडल और संसद के भीतर और बाहर अमल होना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि चुनावों के दौरान लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की कोशिश सरकार किसी न किसी तरीके से जरूर करती है। यदि चुनाव आयोग कड़ी निगाह न रखे
तो वह इस कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर चुनाव आयोग के पास कार्रवाई करने के अधिकार भी होते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग FIR दर्ज करा सकता है या उम्मीदवारी पर रोक तक लगा सकता है। दरअसल आदर्श आचार संहिता चुनाव सुधारों से जुड़ा एक अहम मुद्दा है, जिससे और बहुत से चुनाव सुधारों का रास्ता खुलता है। देखा जाए तो हर चुनाव के साथ हमारी डेमोक्रेसी में और निखार आता जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाने में चुनाव आयोग की कोशिशों के साथ देश के नागरिकों की भी यह जवाबदेही है कि वे इसे सफल बनाएं।